हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कोशिका द्रव्य विभाजन के बारे में, यानी साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हम लोगों ने ये वाला टॉपिक भी देख लिया था, सूत्रीय विभाजन का महत्व क्या है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने अर्धसूत्रीय विभाजन का भी जो इंट्रोडक्शन था वो देख लिया था, कितने टाइप से होता है ये देख लिया था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, जिसको हम लोग कहते हैं मियोसिस फर्स्ट। क्लियर है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 5 टाइप होते हैं इसके। लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट में जाओगे तो पैकेट मिलेगा डिब्बे में मरा हुआ। इसका मतलब क्या है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। क्लियर है। या फिर मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, लेप्टोटीन, दूसरा हमारा जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेजी, पागल, दीदी, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है। चलो तो आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका जो फर्स्ट फेस होता है। साधारणतः नहीं, ये साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर तनुपट, जिसको हम लोग लिप्टोटीन कहते हैं। ठीक है। अवस्था के दौरान लिप्टोटीन, इसको लैप्टोटीन हम लोग कहते हैं, हिंदी में लिप्टोटीन लिखा है। तो लेप्टोटीन अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र का संघनन पूरी तनुपट यानी कि लिप्टोटीन अवस्था के दौरान जारी रहता है। इसके उपरांत प्रोफेज फर्स्ट का यानी पूर्वावस्था फर्स्ट का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है, जिसे हम लोग युग्मपट कहते हैं। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रक्रिया की संबद्धता को सूत्र युग्मन कहते हैं। ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले तो जो हम लोगों ने देखा लेप्टोटीन, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, ये है लेप्टोटीन। तो जब आप यहाँ पे देखोगे ना, इस टाइप से ये होता है केंद्रक। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें रहता है ये क्रोमेटिन। ठीक है, इस टाइप से ये क्रोमेटिन रहता है। अब होता क्या है, ये जो है ना, जब सेल का डिवीज़न होता है तो ये सेल आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देंगी कि ये जो क्रोमेटिन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा गुणसूत्र में। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे गुणसूत्र का जो कॉम्पैक्शन है, ठीक है, तो गुणसूत्र का जो कॉम्पैक्शन है या फिर जो संघनन है, यहाँ पे संघनन तो वही है, संघनन ई है। तो आपको ये याद रखना है, ये पूरी अवस्था में लेप्टोटीन अवस्था तक ये जारी रहता है। अब संघनन का मतलब क्या होता है, यही क्रोमेटिन का गुणसूत्र में बदलना, इसको हम लोग गुणसूत्र का संघनन कह रहे हैं। यानी कि ये जो बिखरा हुआ मटेरियल था ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जा रहा है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं गुणसूत्र। ठीक है। इसके उपरांत वही बताया कि द्वितीयक अवस्था प्रारंभ हो जाती है, तो ये फिर हम लोग सेकेंड अवस्था में बात करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी, जाइगोटीन की। तो ये आपको याद रखना है, जाइगोटीन जो है वो, सॉरी 1 मिनट, जाइगोटीन ये जो है सेकंड अवस्था है प्रोफेज फर्स्ट की। तो इसमें होता क्या है ये देख लेते हैं। तो इस प्रकार के गुणसूत्रों के युग्मों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, इसमें क्या होता है ना, 1 मिनट, हम लोग पेन करते हैं चेंज, तो हम लोग बनाएंगे इससे। तो यहाँ पे आपको गुणसूत्र के इस टाइप से जोड़े दिखाई देंगे। क्लियर है। तो याद रखना है यहाँ पे कि गुणसूत्र के आपको जोड़े दिखाई देंगे। तो यहाँ पे युग्मपट, इस अवस्था के दौरान गुणसूत्र आपस में युग्मन प्रारंभ कर देते हैं। युग्मन का मतलब क्या होता है, ये दोनों आपस में मिलने लग जाते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलने लग जाते हैं। तो ये दोनों आपस में मिलने लग जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं सूत्र युग्मन, यानी कि क्या होने लगे हैं, ये मिलने लगे हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ऐसे युग्मों को क्या कहेंगे आप, समजात गुणसूत्र, क्योंकि एक ही जाति के ना, समजात। क्लियर है। यह अवस्था इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मलेखी यह दर्शाता है कि गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ साथ एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये याद रखना है क्या होता है, इनके बीच में आपको कुछ इस टाइप से एक यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो आपको ये याद रखना है, उसको आप क्या कहोगे, तो उसको आप यहाँ पे कहते हो सिनेप्टोनेमल। 1 मिनट, उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स या सिनेप्टोनेमल सम्मिश्र। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 1 मिनट, इसको फिर से बनाता हूँ मैं।
करते हैं पेन को हम लोग चेंज। चलो, तो जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है, इसे हम लोग युगली अथवा चतुष्क कहते हैं। देखो, युगली का मतलब क्या है, दो जोड़े हैं। कितनी भुजाएं, 1 2 3 4, तो आपको याद रखना है इसको क्या कहते हैं हम लोग, चतुष्क या फिर टेट्राड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, तो इसको आपको यह याद रखना है। सो 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो हम लोग बनाएंगे इससे, ठीक है। तो इसको या तो आप युगली कहोगे या बाइवेलेंट कहोगे या फिर क्या कहोगे, चतुष्क कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यद्यपि ये अगली अवस्था में जो है आपको अधिक स्पष्ट दिखाई देंगे, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ये जो टेट्राड बने हैं या जो युगली बने हैं, ये जाइगोटिन में उतने अच्छे से दिखाई नहीं देंगे। कहाँ, अगली अवस्था में ये स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पूर्वावस्था की उपयुक्त दोनों अवस्था पैकेटिन अवस्था में अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। तो जो ये याद रखना, जो पैकेटिन होती है ना, ये अभी तक के दो अवस्था पढ़ी अपन ने पूर्वावस्था की, उससे कम होती है। और यहाँ पे ये जो बताया कि टेट्राड और युगली अगली अवस्था में अच्छे से दिखाई देंगे, यानी कि पैकेटिन में अच्छे से दिखाई देंगे, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ गया, तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सो 1 मिनट थोड़ा सा इसको करते हैं ये। अब हम लोगों को देखना है पैकेटिन। तो हम लोगों ने बोला अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। तो इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो ये बना दिया हम लोगों ने गुणसूत्र, सॉरी ये मतलब ये बना दिया केंद्रक, और ये बना दिया अपन ने गुणसूत्र। तो क्या बोला है, समजात गुणसूत्र है, ठीक है। प्रत्येक युगली यानी कि युगल, ये जोड़ा है ना, तो गुणसूत्र के 4 1 2 3 4 अर्ध गुणसूत्र चतुष्क, ठीक है। अर्ध गुणसूत्र यानी गुणसूत्र का आधा भाग। तो ये अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, पहले भी हम लोगों ने देखा। इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथियां दिखाई देने लगती है। यहाँ पर समजात गुणसूत्रों के असंतति गुणसूत्रों के बीच होता है जीन विनिमय। ये बीच विनिमय लिखा है, ये बीच नहीं है, इसका मतलब है जीन, ये गलत लिखा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है। अब देखो, क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे ये जो बताया पुनर्योजन, सो 1 मिनट मैं इसको अच्छे से बताता हूँ। देखो, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि पुनर्योजन ग्रंथियाँ बनने लगती हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, एक ये बनाता हूँ मैं, एक ये गुणसूत्र, और ये मैं बनाता हूँ एक ये गुणसूत्र, ठीक है। ये दो गुणसूत्र बन गए। तो आपको याद रखना, एक ये भुजा और एक ये भुजा, इन दोनों को भुजाओं को कहेंगे हम लोग असंतति गुणसूत्र, यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यानी ये अलग है और ये अलग है। तो इनके बीच में होता क्रॉसिंग ओवर, यानी कि ये गुणसूत्र मटेरियल का जेनेटिक मटेरियल इसमें चले जाएगा और इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। और होता क्या है कि इन दोनों से जब एक नया क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से बनेगा, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आधा, तो इस टाइप से कुछ दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो पुनर्योजन है ना, रिकॉम्बिनेंट, इसको डीएनए या रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स दिखाई देती है, उसको हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ग्रंथियाँ। क्लियर है। चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे विनिमय दो समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान के कारण होता है। देखो, मैंने बताया कि समजात यानी एक ही जात, ऐसा नहीं कि एक कुत्ते का गुणसूत्र ले लिया, एक बिल्ली का गुणसूत्र ले लिया, उनके बीच में तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता ना, आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान नहीं हो सकता। ये आपको याद रखना है। विनिमय एंजाइम होता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, विनिमय एंजाइम द्वारा यह नियंत्रित प्रक्रिया है। वह जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, उसे आप कहोगे रिकॉम्बिनेशन एंजाइम। क्लियर है। दो गुणसूत्रों, सो 1 मिनट, दो गुणसूत्रों में आनुवांशिक पदार्थ का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है, जो मैंने भी आपको बताया। समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थूलपट अवस्था के अंत तक ये पूर्ण हो जाता है। क्लियर है। तो ये याद रखना है, यहाँ पर समजात गुणसूत्र के बीच में जो पुनर्योजन है वो स्थूलपट यानी कि पैकेटिन अवस्था के अंत तक ये पूरा हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े दिखाई देते हैं। आपको ये याद रखना है, क्या होता है, ये गुणसूत्र कुछ इस टाइप से, सो 1 मिनट, हाँ चलो मैं फिर से ही बनाता हूँ, सो 1 मिनट। एक आपका ये हो गया गुणसूत्र, और एक बनाते हैं दूसरा गुणसूत्र, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ से, सो 1 मिनट,
यहाँ से एक गुणसूत्र, तो ये एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो 1 मिनट, यहाँ से आपको ये याद रखना है कि ये जो है एक और पेन लेते हैं हम लोग। सो ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है, इसको हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये एक पॉइंट से जुड़ा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विनिमय स्थल, जहाँ से डीएनए का क्या होता है, आदान प्रदान। तो वहाँ से ये जुड़े दिखाई देते हैं। क्लियर है? इसके बाद क्या आता है, पैक्टिन देख लिया, इसके बाद आता है डिप्लोटिन। तो अब यहाँ से डिप्लोटिन की शुरुआत होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द्विपट। तो द्विपट के बारे में हम लोग बात करें तो द्विपट या डिप्लोटिन के प्रारंभ में सिनेप्टोनेमल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना कहाँ था, जाइगोटीन में, और यहाँ पे ये इसका विघटन ये टूट कहाँ रहा है, तो आपको ये याद रखना है, ये टूट रहा है डिप्लोटिन में। और युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। जैसे ही मैंने बोला था, विनिमय बिंदु कहाँ, जहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी, जो गुणसूत्र था, ये जहाँ से गुणसूत्र का आदान प्रदान होता है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये आपको कुछ बताया है क्या क्या होता है, तो चलो ये पूरी जब प्रोसेस हो जाएंगी ना, तब मैं समझाऊंगा इसको। तो हम लोग बात करते हैं विनिमय बिंदु, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, उस पर एक्स आकार की संरचना दिखाई देंगी, उसको आप क्या कहोगे, काइस्मेटा, यानी इसको समझते हैं। सो 1 मिनट, देखो आप एक ऐसा गुणसूत्र बनाओगे, उसको पोलियो हो गया है पता है मुझे, और कुछ एक ऐसा बनाओगे, तो यहाँ पे आपको जो है ना, ये ऐसा एक्स आकार की संरचना दिखाई देंगी, जिसको अपन कहेंगे काइस्मेटा। ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ कशेरुकी प्राणियों के आंकड़ों में द्विपट महीनों या वर्षों तक के समाप्त होता है। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये की पॉइंट है, कुछ कशेरुक प्राणी जो होते हैं, उनके अंडकों में जो द्विपट है, ठीक है, द्विपट यानी क्या होता है, हम लोगों ने बात करी सर डाइकनेस, डाइकनेस से पहले आता है डिप्लोटिन। तो डिप्लोटिन की बात करें, एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। डिप्लोटिन की बात करें, द्विपट की बात करें, तो ये महीनों भर या फिर जो है आपको वर्षों भर भी ये दिखाई दे सकता है। क्लियर है? चलो, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं डाइकाइनेसिस, जो लास्ट है, अर्ध सूत्री पूर्व अवस्था की अंतिम अवस्था, जिसको पारगतिक्रम यानी डाइकाइनेसिस कहते हैं, जिसमें काइस्मेटा का उपांदी भवन हो जाता है। ठीक है? काइस्मेटा क्या होता है, ये बनाया मैंने गुणसूत्र, ये हमारा बन गया गुणसूत्र, तो ये एक पॉइंट से जुड़ा रहता है। तो अब क्या होता है, ये यहाँ से नहीं जुड़ा रहेगा, ये हट जाएगा, तो उसको कहते हैं काइस्मेटा का उपांदी भवन, सॉरी काइस्मेटा का उपांदी भवन, यानी जो काइस्मेटा है ना, ये भी अब हट जाएगा वहाँ से गुणसूत्र, जिससे काइस्मेटा का अंत होने लगता है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतः अपना जो संगनित होकर यानी अलग होकर वह तर्कुतंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। यानी ये जो दोनों गुणसूत्र हैं, ये आपको याद रखना है, ये दोनों गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, इस टाइप से अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर? ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे पारगतिक्रम यानी डाइकाइनेसिस के अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है और केंद्रक आवरण झिल्ली भी विघटित हो जाती है, और पारगतिक्रम मध्य अवस्था की ओर पारगमन को निरूपित करता है। क्लियर है? यानी कि अब ये मेटाफेज में जाएगा। आपको ये याद रखना है, अगर आपने समसूत्री पढ़ा है तो वहाँ पे भी हुआ क्या था, वहाँ पे भी जो केंद्रिका थी, केंद्रक आवरण था, और ईआर जो था, गोल्जी बॉडी, वो सब क्या हो गई थी, विघटित हो गई थी, यानी कि विलुप्त हो गई थी। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, यानी वो अदृश्य हो जाती है। तो ये प्रोफेस में अदृश्य होती ही होती है। क्लियर है? चलो अब इसको जो है एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं या डायग्राम बताते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये है पूर्वावस्था। अच्छा, ये आपको तो जो है ये बताया ही नहीं डायग्राम, एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी माता ने डायग्राम बताया कि नहीं बताया। ठीक है? यहाँ पे ये किसके डायग्राम है, ये डायग्राम है प्रोफेस फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। क्लियर है? चलो तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या देखा हम लोगों ने। तो अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो हम लोगों ने सबसे पहले तो देखा, यहाँ पे आपको याद रखना है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में होता क्या है, तो आपको याद रखना है गुणसूत्र का संघनन। ठीक है? तो गुणसूत्र का संघनन जो है पूरी अवस्था तक के जारी रहता है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है 1 मिनट, लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन। इसमें क्या होगा, तो आपको ये याद रखना है,
इसमें सूत्र युग्मन देखने को मिलेगा आपको, सूत्र और फिर युग्मन, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, सूत्र युग्मन। इसके बाद आपको याद रखना है इसमें और क्या दिखाई देगा आपको, तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई देगा। इसके बाद और क्या दिखाई देगा, इसके बाद इसमें टेट्राड दिखाई देगा, बाइवेलेंट दिखाई देगा, क्लियर है। लेकिन ये यहाँ पे अच्छे से होता है लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ दिखाई देगा, तो इसके बाद नेक्स्ट अवस्था आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैकेटिन। पैकेटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे विनिमय एंजाइम होता है, उसके द्वारा ये होता है, ठीक है। तो इतनी बात याद रखनी है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और ये जो टेट्राड वगैरह है ये अधिक रूप से यहाँ पे दिखाई देने लगता है पैकेटिन में, क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं विनिमय स्थल पे ये जो है अभी भी जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो फिर आता है डिप्लोटिन, ठीक है, क्या आता है, 1 मिनट, फिर आ जाता है डिप्लोटिन। अच्छा, डिप्लोटिन में क्या होता है, तो ये आपको याद रखना, डिप्लोटिन में जो है आपको सबसे पहले तो जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनाया था वो विलुप्त हो जाता है, ठीक है। विनिमय बिंदु के अतिरिक्त जो है यहाँ पे ये जो है यहाँ पे एक एक्स आकार की संरचना दिखाई देंगी, जो विनिमय बिंदु, जिसको आपने क्या कहा था, काइजमेटा कहा था, सॉरी ये गलत हो गया, 1 मिनट, इसको जो है काइजमेटा ऐसे शॉर्ट में अभी अपन देखेंगे, तो वो होता है, ये आपको याद रखना है, जो ये आपको दिया है क्या है, काइजमेटा आपको दिखाई देगा। इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद बचता है हमारा डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, तो आपको याद रखना, ये जो काइजमेटा है इसका जो है अंत हो जाता है, गुणसूत्र जो है पूर्ण तरह से जो है स्वतंत्र हो जाते हैं, ये आपको याद रखना, अलग अलग हो जाते हैं, संगणन पूरा हो जाता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, ये सब क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद जो मेटाफेज वगैरह आप जो पढ़ना है, तो जिन लोगों ने समसूत्रीय विभाजन पढ़ा होगा ना, तो उन्हें बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये मेटाफेज फर्स्ट, युगली गुणसूत्र क्या पढ़ा था मेटाफेज में, कुछ ऐसा पढ़ा था यहाँ पे, युगली गुणसूत्र, ठीक है, युगली यानी जोड़े से, ठीक है। ये क्या होते हैं, तो यहाँ पे ये कहाँ जमा हो जाते हैं, मध्य पटलिका पे जो है व्यवस्थित हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों पर जाने की तैयारी करते हैं, और सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्रों को जोड़े रखती है और काइनेटोकोर से चिपके ये रहते हैं, क्लियर है। कुछ हम लोगों ने वहाँ पे ऐसा पढ़ा था, क्लियर है, कुछ मैंने ऐसा बताया था। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर के द्वारा जो है विपरीत ध्रुवों की तरफ ये जाने की तैयारी करते हैं। तो ये समसूत्रीय विभाजन जैसे ही है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग पश्चावस्था यानी एनाफेज। तो समजात गुणसूत्रों जो होते हैं पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र बिंदु से ये जुड़े रहते हैं। अब आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है, आपको एनाफेज फर्स्ट। इसमें क्या याद रखना है कि जो हम लोगों ने समसूत्रीय विभाजन देखा था, तो वहाँ पे जो था ना, गुणसूत्र बिंदु का डिवीजन हो गया था, लेकिन यहाँ पे संतति अर्ध गुणसूत्र बिंदु से ये जुड़े रहते हैं, ये आपको याद रखना, वो अलग नहीं होते हैं। इसके बाद अंत्य अवस्था, आपको पता है इसमें क्या होता है, इस अवस्था में केंद्रक आवरण केंद्रिका पुनः जो है स्पष्ट हो जाती है। तो ये याद रखना, प्रोफेज का सेम उल्टा होता है। इसका कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्विक कहते हैं। आपको ये याद रखना, कोशिका द्विक किस में कह रहे हैं हम लोग, अंत्यावस्था में, फर्स्ट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गुणसूत्र है ना, क्या होता है, गुणसूत्र बिंदु जुड़े हैं तो गुणसूत्र तो हमेशा जोड़े में ही रहेंगे, तो द्विक के रूप में यहाँ पे होता है। जबकि बहुत से मामले में गुणसूत्र कुछ छितराव हो जाता है, जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतः फैली अवस्था में नहीं मिलते हैं। और दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को याद रखना है, किसकी बात करें, दो अर्धसूत्री, ठीक है। यहाँ पे दो अर्धसूत्री अवस्था यानी हम लोग बात करते हैं 1 मिनट, पहले तो चेंज करते हैं हम लोग पेन। तो ये मियोसिस फर्स्ट और क्या होता है, मियोसिस सेकंड। तो इसके बीच का जो फेस होता है उसको हम लोग कहते हैं अंतरावस्था यानी कि इंटरकाइनेसिस कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और यह सामान्यतः कम समय के लिए होती है। इसमें डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है, यह आपको याद रखना है। तो याद रखना यहाँ पे जो है डीएनए का द्विगुणन नहीं होगा। कहाँ पे, कौन सी अवस्था है, इंटरकाइनेसिस, ठीक है। कहाँ पे है, M1 और M2 के बीच में है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरकाइनेसिस। यहाँ पे डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है। इसके बाद पूर्वावस्था सेकंड आती है, जो पूर्वावस्था से काफ़ी सरल है, क्लियर है। चलो तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो सेम वही रहेगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो आपको ये याद रखना है
कि अर्धसूत्री विभाजन जो है समसूत्री के समान है, तो इसको लगभग नहीं पढ़ना है आपको। अगर आपने समसूत्री पढ़ लिया तो वही आंसर जो है अर्धसूत्री में आपका आएगा। तो चलो देख लेते हैं जो भी एनसीईआरटी माता ने लिखा है। समसूत्री विभाजन सेकंड, गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने के पहले व कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, सामान्यतः मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये सूत्री विभाजन के समान ही होता है। तो जो भी सूत्री विभाजन में होगा प्रोफेस में, सेम टू सेम आपको यहाँ लगा देना है, या आपको जब भी प्रोफेस में होगा कहाँ पे, समसूत्री के, वही आपको प्रोफेस सेकंड में यूज़ करना है। पूर्वावस्था सेकंड के अंत तक केंद्रक, तो ये सारी बातें करेंगे अभी अपन। केंद्रक आवरण जो है अदृश्य हो जाता है, पहले ही पढ़ लिया अपन ने, और गुणसूत्र पुनः जो है संगनित हो जाते हैं। कहाँ की बात करी अपन ने, प्रोफेस फर्स्ट की। सेम मैंने बात करी जो हम लोगों ने समसूत्री विभाजन में देखा। मध्य अवस्था यानी मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और इस विपरीत ध्रुवों की तर्कुतंतु की सूक्ष्म नलिकाएं, इनकी संतति अर्ध गुणसूत्र के काइनेटोकोर चिपके रहते हैं। वही हम लोगों ने बात करी, बीच में ये रहेगा मिडिल प्लेट, मध्य प्लेट, यहाँ पे काइनेटोकोर के द्वारा जो है विपरीत ध्रुव पर जाने की तैयारी करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एनाफेज सेकंड। तो इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं क्योंकि समसूत्री में भी हुए थे, और इनसे जुड़े संतति अर्ध गुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़ी हुई सूक्ष्म नलिकाओं के छोटे होने से कोशिका के विपरीत ध्रुव की तरफ जाने लगते हैं। तो ये हम लोगों ने समसूत्री में देखा, तो वही है सेम। इसके बाद टीलोफेज सेकंड, यह अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है, जिसमें गुणसूत्र के दो समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत 4 अगुणित संतति कोशिका का जो है निर्माण होता है और क्या बन जाते हैं, चतुष्क। तो मैंने बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन के अंत में जो है अगुणित 4 कोशिका बनती है, और यहाँ पे होता क्या है, एनाफेज में, सॉरी टीलोफेज में आपको पता ही है, केंद्रक आवरण, केंद्रिका वगैरह फिर से क्या हो जाती है, हमको दिखने लगती है, यानी पुनः निर्मित हो जाती है। तो ये आपको याद रखना। इसके महत्व की बात कर लेते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिनके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। देखो, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है, ये माता है, ये पिता है, इनके और इनके आधे गुणसूत्र जो है संतान में जाएंगे, फिर इनके आगे आगे जाएंगे। तो इसलिए गुणसूत्र की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी जो है संरक्षित रहती है, यानी कि जैसी की वैसी रहती है भाई, वो ट्रांसफर होते रहते हैं। अगर समसूत्री होता है तो क्या होता है, ये जैसा होगा ये भी सेम वैसे होगा, ये जैसा सेम होगा ये भी होगा। तो इसलिए जो है अर्धसूत्री विभाजन जरूरी होता है अगर गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजना है तो। यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसके द्वारा जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक विभिन्नताएं बढ़ती हैं। विभिन्नताएं का मतलब क्या होता है, वेरिएशन। जैसे कि ये मम्मी है, ये पापा है, तो होने वाले बच्चे में दोनों कैरेक्टर जाएंगे, लेकिन कुछ कैरेक्टर वातावरण से भी आएंगे, तो इसमें कुछ वेरिएशन आएंगे। ये सेम टू सेम अपने मम्मी पापा के समान नहीं होगा। क्लियर है। जो विकास के लिए जरूरी है, यानी कि इवोल्यूशन के लिए, मतलब हमारी प्रजातियों को आगे बढ़ाने के लिए जो है जरूरी है, तो विकास प्रक्रिया के लिए विभिन्नताएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। चलो, तो आगे हम लोग क्या देखें, आगे हम लोग ये देखते हैं कि ये है सारांश और चैप्टर होता है फिनिश होता है, तो चैप्टर होता है यहाँ पे एंड। तो ये जो सारांश दिया है ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी रहती है, तो ये आप पढ़ लेना, क्योंकि मैं तो पढ़ा चुका हूँ पूरा चैप्टर, तो ये आप इजीली कर सकते हो। इसके बाद जो एनसीईआरटी माता ने डायग्राम दी है, तो ये देख लेते हैं हम लोग। देखो, तो ये पूर्वावस्था सेकंड, तो जो समसूत्री में मैंने जो बताया था ना, सेम टू सेम वही है। तो कि ये क्या होता है, पूर्वावस्था, यानी कि यहाँ पे गुणसूत्र जो है विपरीत ध्रुवों की तरफ इस टाइप से रहते हैं, जाने लगते हैं। और मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, एक मिडिल प्लेट होती है, वहाँ पे ये व्यवस्थित हो जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, यहाँ पे गुणसूत्र बिंदु का डिवीजन हो जाता है। और यहाँ पे टीलोफेज में क्या होता है, अंत्यावस्था में, कि जो गुणसूत्र विपरीत ध्रुव पे पहुँच जाते हैं और नए केंद्रक का निर्माण हो जाता है, और उससे फिर कोशिका द्रव्य के द्वारा नई कोशिका बन जाती है। क्लियर है। तो अंत्यावस्था तक के 1 2 3 4 कितनी बन गई, 4 कोशिका, वो भी कैसी होती है, अगुणित कोशिका। क्लियर है। चलो, इसके बाद एक और डायग्राम बताया था एनसीईआरटी माता ने, ये तो प्रोफेज फर्स्ट, वही कि यहाँ पे संघनन होता है और गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। मेटाफेज में क्या होता है,
याद रखना यहाँ पे जोड़े में, वहाँ पे सिंगल बताया था, मेटाफेज फर्स्ट में ये जोड़े से क्या होता है, यहाँ पे काइनेटोकोर के द्वारा जुड़े रहते हैं और यहाँ पे विपरीत ध्रुव की तरफ जाने की तैयारी ये करते हैं। एनाफेज फर्स्ट में देखो यहाँ पे जो है ये द्विक के रूप में, जोड़े के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे गुणसूत्र बिंदु का डिवीजन नहीं हुआ है और ये विपरीत ध्रुव की तरफ जा रहे हैं। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज फर्स्ट में ये विपरीत ध्रुव की तरफ पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। बताया था ना पी, क्या बताया था मैंने, PMAT, तो टी का मतलब टीलोफेज लास्ट। तो यहाँ पे ये क्या होता है, दो केंद्रक बन जाते हैं और कोशिका द्रव्य के बाद इस टाइप से दो कोशिका बन जाती है। क्लियर है। तो ये वाला चैप्टर तो यहाँ पे होता है फिनिश, हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली। तो आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, कुछ डाउट हो या कोई सजेशन हो तो इसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके बाद हम लोग बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस। सो बाय।